हेलो स्टूडेंट्स, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया चैप्टर लेके जिसमें हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पे हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था डाइजेशन। हम देख रहे थे डाइजेशन अलग अलग पार्ट्स में किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे डाइजेशन हमने स्टार्ट कर दिया था और हमने देख लिया था कि हमारा जो माउथ है यानी मुख है उसमें किस प्रकार से यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट जो हमारे पास आया था वो आया था फूड पाइप, यानी कि भोजन नली में किस प्रकार से भोजन पास हो रहा है। और नेक्स्ट हमने देखा था स्टमक में हमने देखा कितने प्रकार के रस यहाँ पे स्रावित हो रहे हैं, यानी किस प्रकार से भोजन का पाचन हो रहा है। तो हमने यहाँ पे कुछ एंजाइम्स की बात की है, कुछ यहाँ पे जो पाचक रस होते हैं उनकी हमने बात की है, जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखा है, हमने म्यूकस देखा है और डाइजेस्टिव हमने एंजाइम्स देखे हैं। नेक्स्ट हमने बात की यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत की हमने यहाँ पे बात की। और यहाँ पे हमने क्या कहा, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर होती है। यहाँ पे इमेज है हमारे पास। तो ये जो कॉर्नर में आप देखेंगे ये क्या है, बड़ी आंत है और इसके बीच में ये जो फोल्ड आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, छोटी आंत है। तो क्या याद रखना है हमें ये याद रखना है कि जो आंत की जो लंबाई होती है 7.5 मीटर होती है। अब यहाँ पे जो छोटी आंत में जो पाचन होता है और जो पाचक रस होते हैं वो लिवर और पेनक्रियास दोनों से ही स्रावित होते हैं। यानी कि जो इंटेस्टाइन होगी, जो हमारी छोटी आंत होगी, छोटी आंत में लिवर और पेनक्रियास दोनों से क्या होंगे, पाचक रस स्रावित होते हैं, जो कि पाचन में यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे लिवर के बारे में। अब हम पढ़ रहे थे, हमने कहा लिवर यहाँ पे क्या करते हैं, सिक्रीट कर रहा है डाइजेस्टिव जूस। तो हमने लिवर के बारे में पढ़ा और हमने कहा कि लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन हमने कहा लिवर क्या सिक्रीट कर रहा है, हमने कहा बाइल जूस को कर रहा है। बाइल जूस को सिक्रीट करेगा और गॉल ब्लैडर में इकट्ठा करेगा। और हमने कहा तो बाइल जूस क्या करेगा, वहां पे फैट का डाइजेशन करेगा। इस प्रकार से हमने कुछ चीजें यहाँ पे देखी थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैनक्रियास। तो पैनक्रियास में हमने क्या देखा, पैनक्रियास क्या है, क्रीम कलर की ग्लैंड है जो कि कहाँ पे उपस्थित होती है, पेट के ठीक नीचे स्थित होती है। नेक्स्ट हमने कहा कि जो पैनक्रियास से जो यहाँ पे पाचक रस होंगे वो यहाँ पे वसा का पाचन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे पाचन कर रहे हैं, प्रोटीन का यहाँ पे पाचन कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने पैनक्रियास के बारे में देखा और उससे स्रावित होने वाले जो रस है उसके बारे में देखा। तो पैनक्रियास की लोकेशन हमने कहाँ देखी, हमने कहा ये क्या है, लीवर है और लीवर से क्या सिक्रीट हो रहा है, बाइल जूस। और बाइल जूस यहाँ पे गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्रावित होता है। नेक्स्ट हमने कहा ये हमारे पास स्टमक आता है, स्टमक के नीचे ही यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास स्टमक आ गया है और इसके नीचे एक पत्ती नुमा संरचना इस प्रकार से होती है। ये जो पत्ती नुमा संरचना है इसे ही हम क्या कहते हैं, पैनक्रियास कहते हैं। चलिए यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब हम आगे देखते हैं कि आगे किस प्रकार से डाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है। डाइजेशन के बाद यानी पाचन के बाद क्या होता है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में अवशोषण। अब देखिए हमने क्या बात की थी, हमने कहा कि जो पाचन की प्रक्रिया है वो हमारे मुख से शुरू हो गई है, मुख से शुरू हुई, मुख में कुछ पाचन हुआ, उसके बाद हमने कहा कि कुछ पाचन हुआ यहाँ पे स्टमक में। और जब भोजन स्टमक से यानी हमारे अमाशय से जो छोटी आंत में भोजन आता है तो लगभग जो पाचन होता है वो छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। तो छोटी आंत में पाचन हो गया है सारी चीजों का, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का भी हो गया है, वसा का भी हो गया है, प्रोटीन का भी हो गया, सारी चीजों का यहाँ पे पाचन हो गया है। अब पाचन के बाद क्या होगा, अवशोषण यहाँ पे होगा। अवशोषण क्यों होगा, अब जो पाचित जो भोजन है जिसका डाइजेशन हो गया है, अब जो हमारे टिश्यू है, हमारे जो सेल्स है, कोशिकाओं के द्वारा एब्जॉर्ब होंगे और एब्जॉर्ब होकर के ये जो पाचक रस है वो हमारे ब्लड में पहुंचते हैं। इस प्रकार से जो पाचक जो भोजन है वो हमारी पूरी बॉडी में पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड ही एक ऐसी चीज है जो पूरी बॉडी में यहाँ पे सर्कुलेट होती है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड एंड वाटर soluble substance to
प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल। क्या आपको बताया जा रहा है? आंतों की दीवारों में रक्त वाहिकाएं जानवरों के विकास और वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा पैदा करने के लिए पचे हुए भोजन और पानी में घुलनशील पदार्थों को अवशोषित करते हैं। अब जो पाचन कहाँ पे हो रहा है, आपको इम्पोर्टेंट चीज क्या याद रखनी कि पाचन कहाँ पे हो रहा है। हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन थी, छोटी आंत थी, और छोटी आंत में ही पाचन होगा। कुछ इस प्रकार से उंगलीनुमा संरचना रहती है। कहाँ पे? छोटी आंत की जो आंतरिक दीवारें होती हैं, इस प्रकार से उंगलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। तो इन विलाई के द्वारा क्या होगा? यहाँ पे पाचन इस विलाई के द्वारा अवशोषण होता है, और अवशोषित होके कहाँ जाएगा? ये पचा हुआ भोजन हमारे ब्लड में जाएगा। अब इस भोजन से क्या हो रहा है? हमने कहा कि यहाँ से वृद्धि और विकास हो रही है। यह वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा यहाँ पे रिलीज हो रही है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई। देखिए, आपको बताया जा रहा है कि जो छोटी आंत की जो भीतरी दीवार होती है, उसमें अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं, जिन्हें की अंकुर कहते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत सारे। अब इंटेस्टाइन का हमने स्ट्रक्चर कैसे देखा था? इंटेस्टाइन का हमने स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से देखा था। ये है इंटेस्टाइन, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। अब हम कह रहे हैं आंतरिक दीवार पे। आंतरिक दीवार का मतलब होता है यहाँ पे जो आंतरिक दीवार है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, और बहुत सारी पाई जाती हैं, यानी कि हजारों की संख्या में यहाँ पे ये अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे या तो विलाई कहते हैं या अंकुर कहते हैं। तो इन विलाई के द्वारा ही जो भोजन है उसका अवशोषण यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? हमने कहा these villi help in increasing the surface area of small intestine for the absorption of digested food। यानी कि ये जो विलाई होते हैं पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत के सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब क्या होता है? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, यानी जितना ज्यादा एरिया होगा, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। सिंपली अगर इस प्रकार की लाइनिंग के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता? और अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे संरचनाएं, हमने क्या देखा? हमने देखा कुछ इस प्रकार से संरचनाएं हैं। अब आप देखिए ये क्या कर रहा है? सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, यानी कि जितने अधिक विलाई होंगे उतना अधिक यहाँ पे अवशोषण होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होती है? विलाई होती हैं, और कितनी संख्या में? हजारों की संख्या में होती है। बहुत सारे विलाई यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा? हमने कहा विलाई possess a network of thin and small blood vessels close to its surface। यानी कि विलाई में इसकी सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। क्या कह रहा है कि जो विलाई होती है, विलाई के अंदर एक नेटवर्क होता है, किसका? ब्लड वेसल्स का। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा? नेटवर्क होगा ब्लड वेसल्स का इसके अंदर। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट हमने देखा these blood vessels absorb the digested food material and transport it to the different organs of the body where these used to would repair the body and to provide energy। यानी कि क्या होगा? क्या आपको बताया जा रहा है कि ये जो विलाई है, अब विलाई के अंदर यहाँ पे क्या होंगी? ये ब्लड वेसल्स होंगे। अब भोजन, जो पचा हुआ भोजन है, यानी कि जो पचा हुआ भोजन किस प्रकार से होगा? कुछ रस होगा। हम इसे रस के ही रूप में इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि हमने खाया क्या था? हमने रोटी खाई थी, हमने दाल खाई, हमने सब्जी खाई, फ्रूट खाई, कुछ भी खाया। अब जो डाइजेशन हो रहा है, तो हमने इसमें डाइजेशन में क्या कहा था? हमने कहा था कि फिजिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है। यानी कि जो हमने पूरा भोजन लिया था, उसके छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हमने हमारे दांतों ने किया। फिर वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शन हुई, जो भोजन था और पतला होता चला गया, और अब जो भोजन है, पहले जो भोजन था वो एकदम सॉलिड था। यानी कि रोटी की बात करें, रोटी क्या थी? सॉलिड थी। उसके बाद क्या हुआ? सेमी सॉलिड हुआ, यानी कि अर्ध ठोस के रूप में हुआ, यानी ना तो लिक्विड की अवस्था थी, ना ही ठोस की अवस्था थी। उसके बाद जो भोजन था वो पूरा लिक्विड बन गया है, यानी कुछ ऐसा रस होगा। तो जो रस थे वो विलाई के द्वारा क्या हुए? अवशोषित हुए, और यहाँ से वो सीधे कहाँ? इन ब्लड वेसल्स के द्वारा ब्लड में मिल गया, हमारे रक्त में मिल गया है। अब रक्त के द्वारा क्या होगा? पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट करेगा।
तो यही चीज हमने पढ़ी। हमने कहा ये रक्त वाहिकाएं पचे हुए भोजन को अवशोषित कर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं, जहां इनका उपयोग शरीर की मरम्मत करने और ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अवशोषण हो गया है कंप्लीट। पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पहले डाइजेशन और अलग अलग ऑर्गन में डाइजेशन पढ़ा। आपको याद रखना है कि जो डाइजेशन यानी पाचन की जो प्रक्रिया हो रही है हमारे मुख से शुरू होती है। उसके बाद हमने कहा कि मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो छोटी आंत में पूरा हो गया है। अब जब बड़ी आंत के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे वहां पे कि कुछ जो वहां पे सॉल्ट होते हैं या कुछ जो पानी होता है उनका वहां पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, और मेनली जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो बड़ी आंत है उसका जो उपयोग है वो उत्सर्जन में यहाँ पे हो रहा है। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, पहले हमने डाइजेशन पढ़ा, सेकेंड हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण किस प्रकार से हो रहा है। चलिए अब हमने बात कर ली है कि भोजन का अवशोषण हो चुका है। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ जब भोजन अवशोषित हो गया तो क्या हुआ। हमने मेनली किन चीजों के बारे में बात की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीन चीजों के बारे में हमने मेनली बात की है। अब हम देखते हैं क्या होता है कार्बोहाइड्रेट से, क्या होता है प्रोटीन से और क्या होता है वसा से। क्या देखा हमने, हमने कहा द ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल। ग्लूकोज की बात कर रहे हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। ग्लूकोज क्या था, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या हुआ, जो कार्बोहाइड्रेट था वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट गया। उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट गया। उसके बाद क्या हुआ, और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की मदद से भारी मात्रा में ऊर्जा को उत्पन्न करता है या ऊर्जा को रिलीज कर रहा है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का हमें पता चल गया, कार्बोहाइड्रेट ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है, और किसकी मदद से टूट रहा है ये, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसीलिए हम यहाँ पे इनहेल करते हैं जब, तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको क्या पता चल रहा है, आपको ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता है। ऑक्सीजन की मदद से ही क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड टूट रहा है, और क्या क्या बनाएगा, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूटेगा और क्या क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा, और यहाँ पे ऊर्जा रिलीज होगी। ये बात की हमने किसकी, हमने बात की कार्बोहाइड्रेट की। सेकेंड हम कहते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कोशिकाओं के घटकों के निर्माण में मदद करते हैं और वसा बनाते हैं जो शरीर में खाद्य भंडारण के रूप में जमा हो जाते हैं। अब देखिए फैटी एसिड यानी यहाँ पे बात हो रही है वसा की। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या थे, वसा के सरल रूप है। जिस प्रकार से ग्लूकोज यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो यहाँ पे वसा के सरल रूप है। क्या किया इन्होंने क्या किया कि एक तो शरीर के जो घटकों के निर्माण में मदद की, पहली बात। सेकंड क्या हुआ, अब ये डिपॉजिट हो गई, जो वसा है शरीर में भंडारण के रूप में एकत्रित हो गई है, क्योंकि जब भी हमें आवश्यकता होगी एनर्जी की तो यहाँ पे ये जो वसा है इसका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने कहा, अब यहाँ पे अमीनो एसिड की बात आती है। तो देखिए जब हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई इंसान किसी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वसा है वसा शरीर में खाद्य भंडारण के रूप में जमा हो जाती है। अब ये सामान्य सी बात है, ये नेचुरल प्रोसेस है कि हमने क्या किया, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका अगर हम अपने फिजिकली एक्टिव हैं तो उसका यूज हो रहा है, यानी कि जो ऊर्जा यहाँ पे रिलीज हो रही है, जो एनर्जी रिलीज है उसका हम उपयोग कर रहे हैं, हम फिट रहे हैं। वैसे ही हमने कहा यहाँ पे जो वसा है, वसा ने क्या किया, कुछ तो हमारे शरीर के निर्माण में यूज हो गई है और कुछ वहाँ पे कुछ का भंडारण हो गया है, ताकि जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता हो तो वहां से हमें कार्बोहाइड्रेट हो गया या फिर वसा हो गया, उससे हमें ऊर्जा मिले। लेकिन क्या हो, अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं है, हम कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं और हम सिर्फ खा रहे हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, जो फैट है उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, यानी फैट जमा होने लग जाएगा। अब जब फैट जमा होने लग जाएगा तो इसी से क्या होगा, फिर जो हमारा वेट है, हमारा भार है, उसमें लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी, जिससे कि क्या होगा, मोटापा का शिकार यहाँ पे हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको फिजिकली फिट रहना है, और जब हम खाना खाते हैं तो उतना ही हमें उसी हिसाब से हमें काम भी करना होता है। देखिए जैसे कहा जाता है कि जो यहाँ पे फिजिकल वर्क करते हैं, यानी कि जो शारीरिक श्रम करते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। वैसे ही हमने कहा कि जो यहाँ पे शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, जैसे जो ऑफिस में रहते हैं या कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो उन्हें बैठ बैठ के करना है,
तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए। अगर वो अधिक कार्बोहाइड्रेट, अधिक फैट को लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे मोटापे का शिकार हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हमने किसकी बात की, हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हमने देख लिया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हेल्प्स इन बिल्डिंग द component of a cells and forms fat which is stored in the body as a food reserve while अब अमाइनो एसिड की बात हो रही है। अमाइनो एसिड इज यूज्ड इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। अमाइनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड आप कुछ भी प्रोनाउंस कीजिए। क्या है अमाइनो एसिड, हमने कहा प्रोटीन का जो सरल रूप है वही यहाँ पे क्या हो जाता है, अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड का उपयोग शरीर के विकास और मरम्मत के लिए किया जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं हम किसे, प्रोटीन को कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के निर्माण में यहाँ पे प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा यहाँ पे बिना पचे हुए खाद्य पदार्थों को छोटी आंत द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है और ये यहाँ से बड़ी आंत में चला जाता है। क्या कह रहे, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो यहाँ पे छोटी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। अब देखिए हमारे शरीर की मशीनरी कितनी यहाँ पे कितनी शुद्धता से कार्य कर रही है। हमने कहा खाना हम पचा रहे हैं, तो जब खाना को पचा रहे होते हैं तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा जो भोजन है उससे हम अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि सारा का सारा जो पचा हुआ भोजन होता है उसे अवशोषित नहीं करते हैं, या फिर जो भोजन है वो 100% उसका पाचन नहीं हो पाता है। कुछ ऐसा भोजन है जिसका पाचन नहीं हो पाता है, कुछ ऐसा भोजन है जो अशुद्ध है। तो जो हमारे काम का नहीं है वहां पे वो अवशोषित नहीं होता है और वो जो अपचित भोजन होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसे अब छोटी आंत से बड़ी आंत में भेज दिया जा रहा है। तो यहाँ तक छोटी आंत का कार्य कंप्लीट होता है। तो अगर हम देखें, हम कहें कि सबसे ज्यादा कार्य कहाँ पे हो रहा है, अगर हम डाइजेशन की बात करें, हम एलिमेंट्री कैनाल में हमने अलग अलग ऑर्गन पढ़ लिए हैं, तो हमने कहा अगर सबसे अधिक कार्य कहीं पे हो रहा है तो वो हो रहा है छोटी आंत में, क्योंकि एक तो सबसे अधिक पाचन वहां पे हो रहा है। हमने कहा कि यहाँ पे जो लिवर का जो सिक्रीशन है बाइल जूस, वो फैट का डाइजेशन कर रहा है, वहीं पैंक्रियास से स्रावित होने वाले जो एंजाइम्स है वो सारी ही चीजों का डाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी हो रहा है, लिपिड का भी हो रहा है, हमने कहा यहाँ पे प्रोटीन का भी हो रहा है, सारी ही चीजों का यहाँ पे पाचन हो रहा है। तो वहीं और जो इंटेस्टाइनल जूस भी यहाँ पे सिक्रेट होते हैं, तो पाचन यहाँ पे हो गया है। अब जो अवशोषण है वो कार्य भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, इसीलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइनस की लेंथ वो ज्यादा है, क्योंकि क्या होगा, जो ऊपर का जो रीजन होगा वहां पे डाइजेशन होता चला जाएगा और फिर वहां पे अवशोषण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। लास्ट जो हमारे पास बचता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद होता है एनस। तो एनस का तो कार्य हमें ये पता है कि जो एक्सक्रीटा, जो यहाँ पे जो उत्सर्जी पदार्थ है उसे शरीर से बाहर निकालना होता है। उससे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत की जो लेंथ होती है 1.5 मीटर होती है। दोनों की लेंथ आपको याद रखनी है, देखिए नाम से आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। छोटी आंत की लंबाई होती है 7.5 मीटर, बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। यानी कि अगर हम लेंथ वाइज देखें तो बड़ा कौन है यहाँ पे, छोटी आंत बड़ी है, और छोटा कौन है यहाँ पे, जो यहाँ पे बड़ी आंत है वो छोटी है। तो हमने क्या देखा, लार्ज इंटेस्टाइन इज अ 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब, इट इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको बताया जा रहा है कि यह 1.5 मीटर लंबी एक ट्यूब होती है, यह छोटी आंत से चौड़ी और छोटी होती है। यानी कि जो बड़ी आंत है वो छोटी आंत से चौड़ी होती है, लेकिन लेंथ में कैसी होती है, छोटी होती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड पास्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि अर्धपचा अर्धठोस भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब यहाँ पे कुछ एब्जॉर्प्शन का काम हमारी बड़ी आंत भी कर रही है, देखिए मुख्य रूप से जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो छोटी आंत में हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ जो एब्जॉर्प्शन है, कुछ कुछ जो यहाँ पे अवशोषण है वो हमारी बड़ी आंत करेगी। किन किन चीजों का करेगी, हमने कहा सॉल्ट का करेगी और वाटर का करेगी। तो यही चीज हम पढ़ लेते हैं, बड़ी आंत बिना पचे हुए भोजन से पानी और नमक को अवशोषित कर लेती है। जितनी हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है उतना ही यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल देन पास टू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर फॉर सम टाइम इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड
स्पेसेस, यानी कि शेष अपशिष्ट पदार्थ फिर मलाशय में चला जाता है और कुछ समय के लिए अर्धठोस मल के रूप में वहां रहता है। तो उसके बाद क्या होगा, यानी कि जो यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिर जो उत्सर्जी पदार्थ है वो बड़ी आंत से यहाँ पे कहाँ जाएगा, हमने कहा था बड़ी आंत से रेक्टम में जा रहा है और रेक्टम में कुछ टाइम तक ये यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, दिस वेस्ट fecal material is then removed through the anus from the body by the process called egestion, यानी कि इस अपशिष्ट मल को तब शरीर से गुदा के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, बहीकरण कहा था। तो यानी हमने क्या देखा, अलग अलग स्टेप देखे थे। हमने क्या देखा था, जो हम पहले अंतर्ग्रहण कर रहे हैं फूड को, उसके बाद पाचन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, अवशोषण के बाद हमने क्या कहा था यहाँ पे कि जो अपचित भोजन है उसे बाहर निकाल दिया जा रहा है। इस प्रकार से हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आपको कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको ग्लैंड्स के नाम याद रखने, ग्रंथियों के नाम याद रखने हैं और किस ग्रंथि से कौन सा यहाँ पे पाचक रस स्रावित हो रहा है वो आपको याद रखना है। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन शामिल है, उनका कौन कौन सा सीक्वेंस है, ये आपको याद रखना है। आपके पास टीथ के बारे में अलग से दिया गया है, आपको टीथ के बारे में ध्यान रखना है, कितने प्रकार के टीथ होते हैं, कितनी बार टीथ आते हैं, वही टंग के बारे में आपको याद रखना है और स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब पाचन के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हम देखेंगे डायरिया के बारे में कि क्या डायरिया क्या होता है या फिर दस्त किसे कहते हैं। देखिए, अब ये डाइजेशन से रिलेटेड ही जो टॉपिक हमारे पास आता है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है तो हमें दस्त की स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे अ कंडीशन व्हेन अ वाटरी स्टूल अपीयर्स फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया, यानी कि दस्त एक ऐसी स्थिति है जिसमें बार बार पानी जैसा मल आता है और दस्त कहलाता है। तो जब हम बात कर रहे थे डाइजेशन के बारे में, हमने कहा यहाँ पे जब जो उत्सर्जी पदार्थ है वो एनएस के थ्रू रिमूव होता है तो कैसे सेमी सॉलिड स्थिति में रहता है, यानी अर्धठोस अवस्था में रहता है। लेकिन जब यहाँ पे क्या हो कि जो यहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ है वो लिक्विड है और बार बार आपको जाना पड़ रहा है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, दस्त कहते हैं। सेकंड, हमने क्या कहा, इसका रीजन क्या हो सकता है, क्यों दस्त होता है, रीजन उसकी क्या है, तो हमारे पास रीजन आता है फूड पॉइजनिंग एंड इन्फेक्शंस आर टू मेन कॉजेस ऑफ डायरिया, यानी कि फूड पॉइजनिंग और संक्रमण डायरिया के दो मुख्य उदाहरण हैं। यानी हम किस प्रकार का भोजन लेते हैं ये हमारे शरीर पे बहुत असर डालता है। अगर आप अपने भोजन में संतुलित आहार को ग्रहण करते हैं तो आप हर तरीके से फिट रहते हैं, फिजिकली, मेंटली, क्योंकि हमारा जो हर एक एस्पेक्ट है, जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे थे, हम वृद्धि के बारे में पढ़ रहे थे, हमने कहा कि जो डेवलपमेंट होता है, विकास और वृद्धि होती है, वो अलग अलग एस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं। हमने कहा कि हमारी शारीरिक वृद्धि है, हमारी मानसिक वृद्धि भी है, संवेगात्मक विकास भी हमारा होता है, सामाजिक विकास भी होता है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए, अगर आप शारीरिक रूप से अच्छे नहीं रहेंगे, शारीरिक रूप से आप फिट नहीं रहेंगे तो आप कुछ सोच नहीं सकते हैं। जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति है और अगर बीमार व्यक्ति को हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दें, हम उसे कहें कि चलिए आपको बताना है कि पानी हमारे लिए किस प्रकार से अच्छा है और किस प्रकार से हम पानी को बचा सकते हैं, तो वो कार्य नहीं कर पाएगा क्योंकि वो फिजिकली फिट है ही नहीं और उसका जो माइंड है वो बार बार उसे ये याद दिलाता रहेगा कि वो बीमार है या फिर उसे पेन हो रहा है, तो वो कुछ अच्छा सोच नहीं सकता है। वहीं अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति को कोई भी क्वेश्चन दे देंगे, आप उसे मैथ्स के क्वेश्चन आपने दे दिए हैं या फिर सेम आपने यही कहा है कि बताइए पानी के लाभ बताइए और पानी को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, तो कुछ ना कुछ सोच के वहां पे लिख सकता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, अगर हम फिजिकली फिट हैं तो हम मेंटली भी वहां पे फिट रहते हैं। इसी प्रकार से हम मेंटली अगर फिट हैं तो हम फिजिकली भी फिट रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो कोई भी जैसे प्रॉब्लम है तो वो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। जब हमने कहा था कि कोई भी जैसे प्रॉब्लम होती है, जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया है और वो आपको बहुत टफ लग रहा है, तो हमें सोचना है, लेकिन हमें इतना सोचना है कि उसका सॉल्यूशन मिले। देखिए, सोचने की अलग अलग डायरेक्शन हो सकती है। दो प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं, थॉट आ सकते हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हमें आता नहीं है, हमने पढ़ा नहीं था। एक तो ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं है, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे मार्क्स कट जाएंगे और
जो भी आपके माइंड में थॉट आया, आप बहुत डीमोटिवेटेड वहां पे हो जाएंगे और आप परेशान वहां पे हो जाएंगे। एक है कि आप देखते हैं कि ठीक है मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, तो आप कोशिश करते हैं समझने की ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, इससे रिलेटेड ऐसा क्या है कि जो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। यानी आप सोच रहे हैं वहां पे कि ऐसा हो, कुछ मैं ऐसा लिख दूं कि जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो और यहाँ पे मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर लूँ। दो प्रकार की चीजें हैं। तो जो पहली वाली स्थिति थी उसे हम कहते हैं ओवरथिंक हो गया है और आप परेशान हो गए हो। अगर आप मेंटली परेशान हो तो फिजिकली आप फिट भी हो तो फिर भी आप सही डायरेक्शन में काम नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो सेकंड स्टेज थी, सेकंड स्टेज में क्या हुआ, देखिए दोनों क्वेश्चन तो दोनों को ही नहीं आता था, लेकिन जो सोचने की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग। इसी प्रकार इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो जो विकास है, जो वृद्धि है, वो सारे जो एस्पेक्ट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सेम यही हमने कहा हम फिजिकली फिट हैं, हम मेंटली फिट हैं, हम इमोशनली भी फिट होंगे। यानी कि आप स्वस्थ हैं शारीरिक रूप से, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, आप एकदम क्या है, जब आप विचार करते हैं तो आप सच में विचार करते हैं, ना कि आप बहुत ज्यादा वहां पे सोच रहे हैं। इसीलिए आपको आपके जो इमोशंस होंगे, इमोशंस पे भी आपका कंट्रोल होगा। उसी प्रकार से अगर आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल है तो आप व्यावहारिक बहुत अच्छे होंगे। आपको ये पता है कि आपको किसके सामने कैसा बिहेव करना है, कैसा बर्ताव करना है। तो यही कहा गया। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, ये सारी चीजें आई हैं भोजन से। हमने कहा हम संतुलित भोजन अगर ले रहे हैं तो हमें एक स्वस्थ शरीर मिलेगा, स्वस्थ शरीर मिलेगा तो सारी ही चीजें क्या होंगी, हमें स्वस्थ मिलेंगी। वहीं अगर हम दूषित भोजन ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि दस्त की जो प्रॉब्लम है, अब जो दस्त जिसे प्रॉब्लम हो जाती है तो वो क्या है, वो मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा और फिजिकली तो उसे प्रॉब्लम होती रहती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा इट इज सीरियस disease and can lead to death in a severe causes because it involves a extensive loss of water and salt from the body। अब क्या है, यह गंभीर बीमारी और गंभीर मामलों में मृत्यु का कारण बन सकती है क्योंकि इसमें शरीर से पानी और नमक की व्यापक हानि होती है। देखिए जितना आसान हमें लगता है, हम किसी के कहते हैं कि किसी को लूज मोशन हो रहे हैं या डायरिया हो रहा है, जितना आसान बोलने में लगता है उतना आसान ये बीमारी नहीं है। क्योंकि अगर किसी में जो डायरिया की जो स्थिति है वो बनी हुई है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि शरीर से लगातार पानी निकलता जा रहा है और हमारा जो शरीर है वो अधिकांशतः भाग जो उसका पानी से ही बना है। तो अगर पानी निकलता रहेगा तो हमारा जो शरीर है वो धीरे धीरे खत्म होता रहेगा और यहाँ पे मृत्यु भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हमने क्या देखा, क्या इसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं, तो हमने कहा जनरली ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन विच इज बॉइल्ड कूल वाटर इन विच अ पिंच ऑफ सॉल्ट और अ शुगर इज एडेड इज रिकमेंडेड टू अ पेशेंट टू मेंटेन द वाटर लॉस ऑफ द बॉडी। क्या करते हैं हम आमतौर पर ORS का घोल लेते हैं जो कि उबला हुआ। अब ORS क्या है ये आपको बताया जा रहा है कि ORS क्या है, एक उबला हुआ ठंडा पानी होता है जिसमें एक चुटकी नमक या चीनी मिलाई जाती है और रोगियों के शरीर में पानी की कमी को बनाए रखने की सलाह दी जाती है। तो क्या कहते हैं, ORS का घोल बनाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके उसे पीते रहते हैं ताकि जो पानी की कमी हो रही है वो पानी की कमी की पूर्ति यहाँ पे होती रहे। तो इस प्रकार से हमने समझा कि हमारा जो भोजन है वो किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि संतुलित भोजन हमें लेना है और दूषित भोजन ग्रहण नहीं करना है। चलिए अभी तक हमने बात की है कि जो एनिमल्स हैं उनमें जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें किस प्रकार से यहाँ पे डाइजेशन होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें किस प्रकार से यहाँ पे डाइजेशन होता है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी कि एग्जाम्पल में जैसे कि काव है, तो काव क्या है, जो घास खाने वाले जो जंतु होते हैं उनमें किस प्रकार से यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। तो हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं घास खाने वाले जंतुओं के बारे में या फिर मनुष्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ पे फूड का डिफरेंस है, भोजन का यहाँ पे अंतर है। जैसे कि हमने कहा कि हम क्या खाते हैं, सिंपली हम दाल रोटी सब्जी फल खाते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो गाय की, तो गाय क्या खाती है, घास खाती है। तो घास में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। तो इस सेल्यूलोज को जो यहाँ पे गाय की जो बॉडी है, जो गाय का डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसे आसानी से पचा सकता है। वहीं अगर हम बात करें अपनी, तो हम लोग सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते हैं। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे कि क्या क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूमेन के बारे में।
एक स्ट्रक्चर होता है रूमेन, यानी कि ये डाइजेस्टिव पार्ट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। तो रूमेन क्या है? इट इज sac like structure present between the food pipe and small intestine in the grass eating animals like cow and buffalo। तो देखिए, सबसे पहले मैं रूमेन के बारे में बताया गया है कि रूमेन क्या है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे होता है, जो भोजन नली और छोटी आंत के बीच में होगा। यानी कि रूमेन का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ होगा? भोजन नली और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का जो पार्ट है उसे क्या कह रहे हैं? रूमेन कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या बताया गया है? हमने कहा एट फर्स्ट द एनिमल्स डू नॉट च्यू देयर फूड, बेसिकली ग्रास एंड इंस्टेड स्वेलो इट। यानी कि क्या करते हैं जानवर, जैसे जो गाय होती है क्या करती है, जब वो हम उसे घास देते हैं इकट्ठा, तो उस टाइम पे वो घास को चबाती नहीं है, वो सीधे घास को अंदर डाल लेती है। तो क्यों डालती है अंदर? हमने कहा दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टोर इन रूमेन। अब देखिए रूमेन के बारे में हमें क्यों बताया गया। हमें कहा कि रूमेन क्या है? भोजन नली है, फिर रूमेन है, फिर छोटी आंत है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो जो गायें होती हैं वो क्या करती है, सीधे उसने घास को निगल लिया, चबाया नहीं बल्कि निगल लिया, हल्का सा चबाया होगा और उसे निगल लिया, और जब निगल लिया तो कहाँ डाला? यहाँ पे रूमेन में डाल दिया है। तो किस प्रकार का भोजन होता है वो? घास किस प्रकार से होगी? पार्शियली डाइजेस्टेड होगी, यानी उसका जो पाचन है वो सिर्फ थोड़ा सा आंशिक पाचन उसका हुआ है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? एक नया वर्ड हमारे पास आता है कर्ड। क्या होता है कर्ड? तो आप देखेंगे द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द रूमेन इज कॉल्ड कर्ड। अब जो भोजन या फिर घास, हम जब भी भोजन की बात करेंगे यहाँ पे हम घास की बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने सिंपली क्या कहा? हमने कहा जब गाय घास खाती है तो वो हल्का सा उसे चबाती है और सीधे अंदर डाल लेती है। तो अंदर जिस भाग में डालेगी उसे हम रूमेन कहते हैं, और वो जो घास होती है वो क्या होती है? आंशिक रूप से पाचित होती है, यानी कि उसका जो पाचन है वो थोड़ा सा हुआ है, आंशिक रूप से हुआ है। और उसी भोजन को, उसी घास को हम क्या कह रहे हैं? कर्ड कह रहे हैं। आपको हर एक वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्ड किसे कहते हैं या रूमेन का कार्य बताइए। तो इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आएगा। अब हमारे पास एक और वर्ड आ गया, रूमिनेशन। क्या होता है रूमिनेशन? आप देखेंगे द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन दीज एनिमल्स एंड देन दे च्यू इट, दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन। अब क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो गाय होती हैं, जैसे कि जब उसके सामने घास का जो ढेर है वो फटाफट घास को खा लेती हैं, लेकिन जब वहां पे घास का ढेर नहीं होता है तो आप देखेंगे वो चबाती रहती है कुछ न कुछ, जिसे हम क्या कहते हैं? जुगाली कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो वो कुछ न कुछ चबाती रहती है। तो वो क्या करेगी? यहाँ पे जो कर्ड है, कर्ड क्या था? हमने कहा कि जो आधा चबाया हुआ आधी चबाई हुई जो घास थी जो रूमेन में चली गई थी, अब वो क्या करेंगे? रूमेन से फिर से उस घास को निकालेंगे मुंह में और उसे चबाने का कार्य करती हैं। तो इसी प्रोसेस को, यानी कि जो कर्ड है, कर्ड का रूमेन से फिर से वापस मुंह में आना और उसे चबाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? रूमिनेशन कहते हैं। तो देखिए सारे वर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, रूमेन है, रूमिनेशन है और रूमिनेंट आ गया नया। रूमिनेंट क्या है? द एनिमल दैट इज स्वेलो देयर फूड एट फर्स्ट एंड हैंस च्यू इट लेटर ऑन आर कॉल्ड रूमिनेंट। अब तीनों ही वर्ड क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमने कहा कि जो भी यहाँ पे जो एनिमल है, जो यहाँ पे गाय है, वो घास को खा रही है और रूमेन में डाल रही है, लेकिन रूमेन में कैसी घास है? वो आधी चबाई हुई है, और आधी चबाई हुई घास को हमने क्या कहा? कर्ड का। फिर हमने कहा कि अब वो गाय क्या करेगी? रूमेन से फिर से उस आधी चबाई हुई घास को मुंह में निकालेगी और उसे फिर से चबाएगी, यानी अब वहां पे डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है। तो जो भी एनिमल, जो भी जंतु यहाँ पे जुगाली करते हैं या फिर जो अपने भोजन को रूमेन से वापस निकाल के जो वहां पे फिर से चबा रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट कहते हैं ऐसे जानवरों को, रूमिनेंट। और रूमिनेंट जानवर क्यों? जानवरों में क्या होगी? रूमिनेशन की प्रक्रिया होगी। रूमिनेशन में क्या हो रहा है? सिंपली जो भोजन है वो रूमेन से कहाँ आ रहा है? मुंह में आ रहा है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रूमिनेशन कहते हैं। तो रूमेन आपको इजिली याद रह जाएगा, आप कंफ्यूज रूमिनेशन और रूमिनेंट में हो सकते हैं। ठीक है, रूमिनेंट जहाँ पे आया वो जंतु के लिए हम यूज कर रहे हैं, वो गाय के लिए हम यूज करें कि गाय क्या है? रूमिनेंट है, क्योंकि गाय जुगाली करती है। रूमिनेशन क्या है? ये प्रक्रिया को बता रहे हैं, ये प्रोसेस को बता रहे हैं, रूमिनेशन। जैसे हमने कहा सर्कुलेशन, तो इस प्रकार से रूमिनेशन भी है, यानी जो रूमिनेशन प्रोसेस को बताएगा। रूमिनेंट क्या कर रहा है? यहाँ पे गाय को बता रहा है।
नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज while several other animals can't. These animals have a different types of bacteria present in the stomach that help in digesting the cellulose. अब यहाँ पे घास में क्या होता है, सेलुलोज होता है और सेलुलोज का पाचन करता है कुछ बैक्टीरिया करते हैं, और वो बैक्टीरिया यहाँ पे जो गाय है, गाय के स्टमक में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे सेलुलोज का पाचन इजीली कर पाते हैं। तो ये हमने क्या देखा, हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पे जो ग्रास ईटिंग एनिमल है, घास खाने वाले जो जंतु हैं, उसमें किस प्रकार से यहाँ पे डाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है। इसके बाद हमारे पास इमेज आती है यहाँ पे। तो इमेज में आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे रूमेन कहाँ पे है, आपको नंबरिंग करके बताया गया कि रूमेन कहाँ पे है, किस प्रकार से यहाँ पे रूमेन से फिर वापस जो भोजन है वो मुंह में जाएगा। चलिए, सो क्लास आज हमने देखा कि जो मनुष्यों में भोजन का पाचन किस प्रकार हो रहा है और अवशोषण किस प्रकार से हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा डाइजेशन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमने देखा है कि जो घास खाने वाले जो जानवर होते हैं उसमें किस प्रकार से यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया पाई जा रही है। तो इसमें आप कुछ शब्दों को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, उनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।